बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका और आज हम बात करेंगे आज के हालात पे, जहां हम देख रहे हैं कि कुछ गद्दारी के मुकदमात कायम करने की बात हो रही है और दोनों तरफ से इल्ज़ामात, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी इल्ज़ामात की बौछार है। अवाम एक खामोश तमाशाई हैं, उनके साथ क्या बीत रही है ये किसी को परवाह नहीं। और लगता यूं है कि जैसे एक मैदान जंग सजाया जा रहा है और उस मैदान जंग के सजने के बाद जो मार्का होगा उसमें हार हो या जीत हो, तबाही पाकिस्तान की होगी। ये पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, उसके साथ लगाव, उसके एहतराम, उसके अवाम के वोट जो कि आपको ताकत बख्शते हैं, लेके आते हैं, ये उनके साथ आपकी बेवफाई है, जो कि कम से कम मैं देखता हूँ कि ये एक नाइंसाफ़ी है, बेवफाई है, ये नहीं होनी चाहिए। अब बात ये है कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, मैं एक छोटा सा तजिया देता हूँ। 2-3 इश्यूज हैं। एक बात गद्दारी की आती है, दूसरी बात आती है कि जी अफवाज पाकिस्तान वो मुर्द इल्ज़ाम है, माशाल्लाह लगा, उसने ये तबाही कर दी, उसने वो तबाही कर दी। और फिर गद्दारी के इल्ज़ामात। पहले तो आप ये देख लीजिए कि गद्दारी के इल्ज़ामात लगे क्यों और कौन लगाता है। कम से कम मेरे इल्म में यह नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान में किसी पे गद्दारी का इल्ज़ाम आयद किया हो। डॉन लीग से एक बहुत बड़ा गद्दारी का एक किस्सा था, एक कहानी थी, लेकिन उस पर भी अफवाज पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को ही कहा कि जनाब सिविलियन सुप्रीमेसी यही है कि आप इसकी तहकीक करें। हालांकि यह हक हासिल था अफवाज पाकिस्तान को, ISI को, कि वो तहकीक करते, इंक्वायरी नहीं बल्कि एक पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते, लेकिन ये नहीं की गई और सिविलियन सुप्रीमेसी के ऊपर छोड़ा गया कि ये देखा जाए कि वो किस हद तक इस चीज़ से इंसाफ करते हैं। अब सारे जितने भी ये वाक़यात हैं उस पर आप अगर देखें तो गद्दारी के इल्ज़ामात ये खुद एक दूसरे पे लगाते रहें। अभी इन्हीं के दौर में, PMLN के दौर में, बिलावल जरदारी ये कहते थे नवाज शरीफ साहब के बारे में कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये पाकिस्तान फौज की तरफ से तो किसी ने नहीं कहा। इसी तरह अगर आप उठा के देख लें, बाज मजहबी लीडर्स और बाज और नाकदीन जो हैं वो कहते थे कि जी जरदारी साहब जो हैं ये इंडियन रॉ के एजेंट हैं। और मियां साहब ने मोहतरमा बेनजीर पे ये इल्जाम आयद किया था कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। कहीं फौज ने यह कहा। अब जरदारी साहब ने सबसे बड़ा गद्दार आजम जो इस मुल्क का था, हुसैन हक्कानी, उसको वहां पे लगाया, अमेरिका में वाशिंगटन में बिठाया, इतना इंपॉर्टेंट दारुल खिलाफा, और वहां पे आप एक गद्दार बिठा रहे हैं। उसने मेमो गेट वाला किस्सा भी कहा किया, मियां साहब गए अदालत में गद्दारी का मुकदमा उनके ऊपर लड़ने के लिए। तो पहली बात तो ये वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं बांटती। गद्दारी के सर्टिफिकेट ये बारी बारी खुद एक दूसरे को बांटते हैं। एक मिसाल हमेशा दी जाती है कि अयूब खान के दौर में मोहतरमा फातिमा जनाब के ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो गद्दार हैं। इंतहाई दुख की बात है। ये ना अकल मानती है ये चीज़ और ना ही दिल चाहता है कि इसकी तरफ सोचा भी जाए। लेकिन ये क्यों हुआ? अयूब खान के साथ भी भुट्टो जैसे खुशामदी लोग उस वक्त मौजूद थे और कुछ और सियासतदान जो उनकी तकरीरें भी लिखते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने कहानियां घड़ी, क्योंकि वो भुट्टो की डिक्टेटर की खुशामद में डिक्टेटर के साथ अपनी पोजीशन बनाने के लिए वो हर हद पार कर जाते थे।
لہذا یہ تو لگے غداری کے الزامات، اور اس میں کہیں کوئی ایسا الزام میری یادداشت میں نہیں جو یہ کہا جا سکے کہ افواج پاکستان نے کسی کو غدار کہا، یہاں تک کہ محمود خان اچکزئی کے بے شمار بیانات اور ان کی بہت ساری ایسی باتیں جو صریحاً ملک کے خلاف تھیں، جن کے اوپر مقدمات بن بھی سکتے تھے، لیکن یہ سارا کچھ سول گورنمنٹ کی ثوابدید پہ چھوڑا گیا۔ اگر سویلین حکومت مناسب سمجھتی تو وہ مقدمہ قائم کرتی، اگر مناسب نہیں سمجھتی تو وہ مقدمہ نہیں قائم کرتی۔ افواج پاکستان نے مجبور نہیں کیا۔ یہی چیز ہوتی ہے جسے ہم سویلین سپریمیسی کہتے ہیں۔ اب ذرا بات ہو جائے ماشاء اللہ کی، ماشاء اللہ لگانے کی۔ ماشاء اللہ بہت برا ہے، لگنا نہیں چاہیے، بالکل میں بھی اس چیز پہ میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں جس قسم کی جمہوریت ہے میں اس سے بھی سخت نفرت کرتا ہوں۔ وہ جمہوریت جس نے پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں دیا، اور جو برائے نام جمہوریت ہے جس نے صرف چند خاندان پالے، اس کو میں کیسے قبول کر لوں؟ کیا وہ جمہوریت کہنے کے قابل ہے جہاں آپس میں سب کچھ بانٹ لیا جائے؟ بھائی بن جائے پرائم منسٹر، دوسرا بھائی بن جائے چیف منسٹر، کو بیٹے شیٹے جو ہیں وہ اور سنبھال لیں ادھر ادھر سارے انتظامات، اور ایک ریاست جو ہے وہ آپ کی جیب میں چلی جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو ڈیموکریسی نہیں کہتے۔ آپ کے ایسٹس بڑھنے شروع ہوں، آپ کی دولت بڑھتی جائے، لندن میں، دبئی میں، سوئس بینکوں میں، ہر جگہ وہ دولت کا انبار بنتا جائے، اور پاکستان کے عوام غریب ہوتے جائیں، تو یہ جمہوریت کہلائے گی؟ بات یہ ہے کہ جب تک اس ملک کے سیاستدان درست نہیں ہوں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ حکومت سیاستدانوں نے کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جمہوری طریقے سے سیاستدانوں کو حکومت میں آنا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اگر ہمارے ہاں سیاستدان وہی آئیں گے جو اپنے مفادات کے لیے ملک کے مفادات کو داؤ پہ لگا دیں، اگر وہی سیاستدان آئیں گے جو چاہیں گے کہ ان کی مرضی کے جج عدالتوں میں بیٹھے ہوں تاکہ ان کی مرضی کے فیصلے ہوں، ہمارے پاس وہی سیاستدان آئیں گے جو کہ بار کونسلوں میں اپنے لوگ بٹھا دیں، پولیٹیسائز کریں بار کونسلوں کو، جو پولیس کو کر دیں پولیٹیسائز کریں، جو باقی ریاستی ادارے ہیں ان میں اپنے لوگ اس میں بھیج دیں، ظفر جازی اس میں بھرتی کر لیں۔ یہ جو چیز تھی اس نے آج ملک کے تمام ادارے تباہ کر کے رکھ دیے، اور اس تباہی کی وجہ سے نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس، احتساب کا پروسیس آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ ان اداروں میں ہر جگہ انہی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی تحقیقاتی عمل ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بھی پارٹی لے لیں، کسی بھی پارٹی نے کوئی اصلاحات کا عمل نہیں اختیار کیا جس سے کہ یہ ادارے اصلاح کے بعد پہلے سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہوتے اور آج آپ کا ملک بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا۔ اکثر سیاستدان منی لانڈرنگ میں ملوث رہے اور پاکستان FATF کی گرفت میں آ گیا۔ نظام کی کبھی بات ہوتی ہے کہ جی صدارتی نظام ہونا چاہیے، فلاں، کیوں ہونا چاہیے؟ نظام صدارتی ہو یا پارلیمنٹری ہو، اچھے لوگ ہوں گے چلانے والے تو نظام اچھا چلے گا، اگر اچھے لوگ نہیں ہوں گے تو کوئی بھی نظام ملک کے لیے برا نظام کہلائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ نہیں لگنا چاہیے، اس کی بات ہوتی ہے، لیکن ماشاء اللہ لگتا کیوں ہے؟ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ بہت دفعہ، بلکہ میرے علم میں ہے بھٹو صاحب کے وقت کا، ماشاء اللہ لگانے کے لیے سیاستدان آ کے تجاویز منت بھی کرتے ہیں کہ جی ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ فلاں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ماشاء اللہ لگائیں، کیونکہ آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں کسی سے۔ اور یہی تمام سازشوں میں یہ اعلیٰ کار بنتے جو آج آپ کو بڑے بڑے نام، آپ میاں صاحب کا دیکھ لیں، 90 کی دہائی میں بے نظیر کی حکومت جب بھی گئی میاں صاحب اس سازش میں سب سے آگے تھے۔ آج آپ کو جمہوریت کا سبق، آئین کی بالادستی کا سبق، ان کے سارے وہ بھی اور ان کے سارے جو ان کے پیروکار ہیں، پیچھے مرید ہیں ان کے، وہ یہی راگ الاپتے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں نے آج ایک پریس کانفرنس بھی سنی، اس میں بھی شاید خاقان عباسی، حسن اقبال صاحب یہی درس دے رہے تھے کہ اگر آئین کی بات کی جائے یا آئین کو کہا کہ فالو کریں تو جناب یہ بغاوت ہے تو ہم روز کریں گے۔ بھائی بغاوت تو آپ آئین سے کرتے ہیں۔ جو میاں صاحب نے حملہ کروایا تھا
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये आइन में लिखा हुआ था कि आप करें, या अभी जो आपने जारी डॉक्यूमेंट्स दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी जायदाद दौलतें साबित करने के लिए, ये आइन में लिखा हुआ था कि ये काम करें आप? ये वो चीजें हैं जो आवाम की आंखों में धूल झोंकी जाती है और वो मैं समझता हूं कि मुल्क को ले बैठी है। अब बात यह है कि अगर आप माशाल्लाह की बात करते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, लेकिन सियासतदानों को क्या ये सोचना नहीं चाहिए कि जब माशाल्लाह लगता है तो लोग लड्डू क्यों बांटते हैं, मिठाइयाँ क्यों बांटते हैं? वो इसलिए बांटते हैं कि वो आपसे तंग आए होते हैं, वो आपके काम देख रहे होते हैं कि आपने किया कुछ नहीं, उल्टा आप उनके लिए अजियत बनी हुए हैं। आप पिछले 2 दौर देख लीजिए, जब मियां साहब को निकाल के माशाल्लाह लगा जनरल परवेज मुशर्रफ आया तो आप देख लें क्या तहस नहस किया हुआ था निजाम को, डॉलर खा गए, पता नहीं क्या क्या सत्यानाश हुआ उस कौम का उस वक्त कि आप सोच नहीं सकते। फिर कहा जाए कि जनाब वो आ गया, फलां आ गए। अच्छा, अब पहली बात तो ये कि आपने अपने कामों का तज्जिया नहीं किया, क्योंकि आप खुद अपने अमाल की वजह से मार्शल लॉ लगवाने का बायस बने। फिर वो मार्शल लॉ 4 दिन कायम नहीं रह सकता जब तक कि सियासतदान साथ ना दें। वो भी सियासतदान है, वो आधे आके सियासतदान शामिल हो जाते हैं, डिक्टेटर को कंधा मुहैया कर देते हैं, उसकी पार्टी भी बन जाती है, उसके सामने एक निज़ाम भी आ जाता है, जैसे वो जमहूरी निज़ाम कहता है, हुकूमत चलती जाती है। फिर अदालतें हैं, वो उनको लेजिटिमेसी मुहैया कर देते हैं क्योंकि उनके अपने मुफादात हैं। फिर यही सियासतदान जो हैं ये जब बाहर निकलते हैं तो ये फिर वापस उन्हीं पार्टियों में शामिल हो जाते हैं, तो कोई उसमें बुराई नहीं है, बस वो भी ठीक है। फिर माशाल्लाह बुरा, वो सब ठीक है। फिर माशाल्लाह बुरा था, माशाल्लाह ने बुरे कानून बनाए, ड्रैकोनियन लॉज बनाए, माशाल्लाह ने बहुत कुछ खराब किया, माशाल्लाह ने आपके अदारे कमजोर कर दिए। तो माशाल्लाह जो आपको पीछे लीडर छोड़ के गया, क्या वो अच्छा था? वही तो सबसे बड़ा खुशामदी था जो माशाल्लाह को दमाम बख्शता रहा। अगर अयूब खान का माशाल्लाह बुरा था तो भुट्टो कैसे अच्छा हो गया? वो तो उसी की पैदावार थी। वो आपके गले आज दिन तक पड़ा हुआ है, भुट्टो जिंदा है, आप माशाल्लाह को बुरा भला कह रहे हैं। इसी तरह जब जियाउल हक का माशाल्लाह लगा तो जियाउल हक ने बड़ा खराब काम किया, क्लैशनकोफ कल्चर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, भुट्टो को फांसी दे दी। और भाई सब कुछ गलत किया तो ये काम ठीक उसने किया जो नवाज शरीफ छोड़ गया। और इसी तरह जब परवेज मुशर्रफ छोड़ के गया तो वह एनआरओ करके जरदारी गले हमारे डाल गया। अवाम का क्या होगा? अवाम तो मारे गए दोनों तरफ से। अगर ये लोग माशाल्लाह की पैदावार हैं और माशाल्लाह बहुत बुरा था तो ये पैदावार कैसे अच्छी हो गई भाई? उसमें जिम्मेदार और सबसे बड़े कसूरवार आप लोग हैं। माशाल्लाह की हर चीज पे थू करें तो फिर उन लोगों पे सबसे पहले थू करें जो उनकी बाकियात हैं, जिन्होंने उस माशाल्लाह को दवाम बख्शा, उन पे सबसे पहले थू करें। 30 साल से तो आप उनको वोट दे के लेके आ जाते, तो ठीक क्या होगा? माशाल्लाह लाने वाले सियासतदान, माशाल्लाह को दवाम बख्शने वाले सियासतदान, और फिर बाद में माशाल्लाह को गालियां निकालने वाले सियासतदान। जब तक सियासतदान अपने हालात दुरुस्त नहीं करेंगे यह मुल्क ठीक नहीं हो सकता। माशाल्लाह नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अब कभी इस मुल्क में फौज इस कंध में पांव नहीं रखेगी। लेकिन ये हमें सोचना होगा कि इस मुल्क को क्या इसी तरह चलाना है? हमें इन लोगों के खोखले नारे सुनने हैं, महंगाई महंगाई महंगाई। भाई किसके दौर में महंगाई नहीं? पिछले दौर में क्या नारा नहीं लगता था, शेर आटा खा गया? हर दौर में ये मसला है, पैसे तो अवाम है। तो ये इंतहाई जरूरी है कि आज अगर इस मुल्क को हमने ठीक करना है, आपकी सफ़ों में लोटे हैं, आपकी सफ़ों में ज़मीनों पे कब्जे करने वाले लोग हैं, आपके सफ़ों में वो बहुत सारे लोग हैं जो कि जराइम के लिए मुकदमात भुगत रहे हैं, और बेशुमार लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रर हैं, जो लूट के खा रहे हैं इस मुल्क को। वो सब अगर इलेक्ट होके आ जाएं या सियासी जमातों में चले जाएं तो कौन सा मुल्क है जो तरक्की कर सकता है, या कौन सा मुल्क है जो ठीक हो सकता है? अगर इस मुल्क को ठीक करना है
تو جو لوگ حاکمیت کا حق رکھتے ہیں سب سے پہلے ان کو اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔